नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्री बेसिक्स पर भिड़े टीआरएआई और फेसबुक। टीआरएआई पर फेसबुक ने लगाया मेल ब्लॉक करने का आरोप। टीआरएआई ने कहा 25 दिन बाद क्यों खुली नींद। 20 महीने के निचले स्तरों पर लुढ़का बाजार। सेंसेक्स 400 पॉइंट टूटा, रुपया भी 29 महीने के निचले स्तर पर। गवर्नर राजन को भारतीय इकोनॉमी पर पूरा भरोसा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा उभरते बाजारों में भारत की हालत सबसे बेहतर। बजट में सरकार की न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाने की योजना। बढ़ सकती है टैक्स में छूट की सीमा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। पाकिस्तान की पेशावर यूनिवर्सिटी में बड़ा आतंकवादी हमला। 21 लोगों की मौत की पुष्टि, 60 से ज्यादा घायल। फोर्ड ने लॉन्च की नई एंडेवर, कीमत 24 लाख रुपए। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात होगी बाजार की, जिसका अंधेरा दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्लोबल चिंताओं ने आज भी बाजार की कमर तोड़कर रख दी। सेंसेक्स आज 400 पॉइंट टूटा, निफ्टी भी आज 125 पॉइंट टूटकर बंद हुआ है। बाजार में गिरावट और बड़ी होती अगर निचले स्तरों से रिकवरी नहीं आती। निचले स्तरों से सेंसेक्स ने आज करीब 200 पॉइंट की शानदार रिकवरी दिखाई। एक वक्त सेंसेक्स 600 पॉइंट तक फिसल गया था। मिड कैप और स्मॉल कैप में शेयरों में भी आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। रुपए की कमजोरी ने आंख में घी का काम किया। रुपया भी कारोबार के दौरान 68 के नीचे फिसल गया था। आज एफआईआईज ने कैश में 1325 करोड़ की बिकवाली की है, जबकि घरेलू निवेशकों ने 1383 करोड़ की खरीदारी की है। तो आज के इस बाजार को और बेहतर तरीके से समझते हैं और यहां पर हमारे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी आपको डिटेल में बताएंगे कि आज बाजार में आखिर हुआ क्या। आज गिरावट चौतरफा थी, खासतौर से पीएसयू बैंक देखिए, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज आज तेजी से फिसले। लेकिन पीएसयू के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स में भी कमजोरी थी, खासतौर से यस बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर। एक्सिस और आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक जैसे शेयर भी आज काफी कमजोर थे। ऑयल एंड गैस के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार नतीजे पेश किए, लेकिन उसके बावजूद काफी तेजी से गिरा। केन और ओएनजीसी में भी गिरावट थी। मेटल्स भी तेजी से फिसले ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के साथ, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील। अब देखिए कैपिटल गुड शेयरों को, भेल, एलएनटी जैसे दिग्गज तो फिसले, लेकिन वहीं पावर शेयरों में भी आज बड़ी गिरावट हुई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने आज अपने नतीजे पेश किए। कमजोर नतीजों के बाद थोड़ी रिकवरी जरूर हुई, लेकिन टाटा पावर जैसे दूसरे शेयर भी काफी कमजोर थे। जो मिड कैप शेयरों में तेज गिरावट हुई वो दिखी आईडीबीआई, सन टीवी और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे शेयरों में। निफ्टी में इसके अलावा अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज काफी तेजी से फिसले। रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद जेनसार, बीएएसएफ और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने कमजोर नतीजे पेश किए और आज अल्ट्राटेक, डीएचएफएल और टाटा एलेक्सी ने अपने नतीजे पेश किए। इसके अलावा आज इन नतीजों के लिहाज से एडलवाइज, साउथ इंडियन बैंक ये भी नतीजे देते हुए नजर आए। एनआईटी नतीजों के बाद 4% मजबूत बंद हुआ। तो बाजार 52 हफ्ते के निचले स्तर पर चला गया, लेकिन क्या बाजार की गिरावट और गहराएगी? इस पर हमने एक ब्रोकर्स पोल कराया। हमारा पहला सवाल था कि क्या बाजार मंदी की गिरफ्त में है, तो 60% ब्रोकर्स का कहना है जी हां, बाजार मंदी की गिरफ्त में है। जब हमने उनसे पूछा कि निफ्टी और कितना गिरेगा, तो 70% ब्रोकर्स ने कहा कि निफ्टी 7200 तक लुढ़क सकता है। 60% ब्रोकर्स का मानना है कि बैंक निफ्टी 14,500 के नीचे चला जाएगा। हालांकि ज्यादातर ब्रोकर्स की राय है कि नजरिया लंबा है, तो बाजार में खरीदारी का यह बिल्कुल सही वक्त है। 80% ब्रोकर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इधर जानकारों का मानना है कि इस वक्त भले ही बाजार के सेंटिमेंट खराब हो, लेकिन लंबा नजरिया रखने वाले निवेशकों के पास इस वक्त खरीदारी का सुनहरा मौका है। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपनी घरवालियों से आप पूछकर देख लीजिए, जब दिवाली का सेल निकलता है तो वो लोग कैसे दौड़कर खरीदने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये होगा, मुझे ट्रेजेडी ये दिखती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के एसआईपीज अब जाकर बंद होंगे। असली रिटेल इन्वेस्टर वो है जो आज एसआईपी शुरू करता है और कहता है कि मुझे 6 महीने का पेन लेना है, मुझे 2 महीने का पेन लेना है, लेकिन इसके बाद के 4 साल मुझे बहुत बड़ा पैसा बनाना है। साहब, आप महंगे में तभी बेचिएगा जब आप सस्ते में खरीदिएगा ना।
अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे मौके हैं, लेकिन सिर्फ ब्लू चिप में ले। अभी फिलहाल 15-20 दिन के लिए मिड कैप स्मॉल कैप्स को थोड़ा सा दूर रहे। और इसमें भी जो मिड कैप जो लार्ज कैप कंपनीज हैं ब्लू चिप की, उसमें भी जो कंजम्पशन वाले थीम है, मुझे लगता है वहां कहीं ना कहीं रिकवरी के आसार पहले दिखेंगे। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है या बैंकिंग क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं जहां पे बहुत पिटाई हुई है और कई बार बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं नीचे लेवल्स पे, उनको अवॉइड करें। तो इस हिसाब से थोड़ा सिलेक्टिव बॉटम अप बाइंग करनी चाहिए। बाजार के साथ दिन ब दिन रुपए की साख कमजोर होती जा रही है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान आज डॉलर के मुकाबले रुपया 68 के भी पार चला गया था। डॉलर के मुकाबले रुपया 28 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर 2013 के बाद रुपए में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई है। आइए अब जरा देख लेते हैं कि अमेरिकी बाजारों का आज क्या हाल है। एक नजर यहां पे डालेंगे तो अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों में 2% से ज्यादा की गिरावट है। नैस्डैक में तो आप देख सकते हैं 2.5% की गिरावट है। यहीं यूरोपीय बाजार तो और ज्यादा खराब तरीकों से बंद हुए हैं। कैक, डेक्स, निफ्टी, फुट्सी यहां पर 3% से ज्यादा, कैक करीब 4% के आसपास गिरावट पर यहां हमने देखा। और क्रूड में भी आप देख सकते हैं गिरावट लगातार बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड 3% से ज्यादा गिरा हुआ है। नाइमेक्स पे ये गिरावट करीब 4.25% की है और घरेलू बाजार में 5% से भी ज्यादा है। SGX निफ्टी पे भी नजर डाल लें, यहां पर करीब 0.5% की गिरावट ये भी दिखा रहा है। हालांकि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को भारत पर पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि इस वक्त कच्चे तेल और चीन की चिंता पूरी दुनिया पर हावी है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि उभरते बाजारों में भारत के हालात सबसे बेहतर है। The rupee has been relatively strong amongst emerging market currencies. So we're affected by the same kind of jitters. But my sense is at this point, if you're an emerging market, you focus on the fundamentals, try and get inflation down, try and get your current account deficit down, keep your fiscal on target, do all the good things. And then people reward you. They take the money off the table in a hurry when they're doing it everywhere. But then they come back. And so my sense is after the initial volatility, things will stabilize. People will try and look for the good, stable emerging markets. India is one of them. Our growth is pretty good. All the other indicators seem to be turning around. रघुराम राजन ने चीन की चिंता पर कहा कि अभी जो हालात हैं उसमें चीन के लिए करेंसी में और डिवैल्यूएशन करना मुमकिन नहीं लगता है। I think the Chinese have been saying at every forum that certainly I have participated in, that is not their intent. That certainly they're targeting a basket now rather than the dollar itself. But given that they are not into a situation of competitive depreciation or devaluation, and they do worry about the effects of their actions on other countries. So they've made that quite clear. कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और एमडी उदय कोटक का कहना है कि निजी कंपनियों का निवेश देश में तब आएगा जब उनको लगेगा कि वो पैसा बना सकते हैं, इसलिए सरकार को अभी कदम उठाने होंगे। As I said, government has to do heavy lifting on investment. A private investment will come when it believes that they have sustainable ability to make money, number one. And number two, the model needs to change because the traditional Indian promoter-led model of private investment needs to give way to a more entrepreneur with small skin and institutional funding backing it to build Indian infrastructure. चलिए अर्थव्यवस्था की खबरों से निकलकर अब हम बात करेंगे फ्री बेसिक्स की, क्योंकि फ्री बेसिक्स और डिफरेंशियल प्राइसिंग पर कल होने वाले ओपन हाउस से पहले TRAI और फेसबुक आमने सामने हो गए हैं। दोनों के बीच अब तू में का दौर चल गया है। मेल ब्लॉक करने वाले फेसबुक आरोप पर अब TRAI ने भी जवाब दिया है। तो क्या तकरार चल रही है TRAI और फेसबुक में, इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू, साथ ही जुड़ेंगे मीडिया नामा के निखिल पाहवा। लेकिन पहले हम बात करेंगे दीपक से। दीपक, कल होने वाली है यहाँ पर एक ओपन हाउस बड़ी सी, लेकिन उससे पहले आज ही काफी सारा लड़ाई झगड़ा हो गया फेसबुक और TRAI के बीच में।
जी काफी ज्यादा तकरार बढ़ गई है इस पूरे मामले में। जिस तरह से हमने देखा है फ्री बेसिक्स और डिफरेंशियल प्राइसिंग का मामला जिस तरह से है, उसमें फेसबुक एक तरफ आरोप लगा रहा है टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई पर कि टीआरएआई उसके सुझावों को कंप्लीटली अनदेखी कर रहा है। जिस तरह से 14 लाख सुझाव यहां पर फेसबुक की तरफ से टीआरएआई को मिले हैं, उसमें साफ तौर पर टीआरएआई ने साफ कर दिया है कि वो सारे सुझाव बिल्कुल किसी सही फॉर्मेट में नहीं है। जिस फॉर्मेट में डिफरेंशियल प्राइसिंग के सवाल यहां पूछे गए थे उसके अलावा स्पष्ट तौर पर फेसबुक कह रहा है कि वो सारे सवाल सही फॉर्मेट में भेजे गए हैं और टीआरएआई कंप्लीट तरीके से अनदेखी कर रहा है। दूसरा सबसे अहम आरोप यहां पर फेसबुक ने लगाया है कि 17 दिसंबर को फेसबुक ने अपने रिकॉर्ड से पता लगाया कि एक तरह से फेसबुक के रिस्पॉन्सेज को टीआरएआई ब्लॉक कर रहा है, चाहे वो ईमेल्स या फिर मिस्ड कॉल के जरिए जो रिस्पॉन्सेज भेज जा रहे हैं उसको टीआरएआई रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन इसके जवाब में टीआरएआई सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि अगर इस तरह की दिक्कत फेसबुक को थी तो ये पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। 25 दिनों का यहाँ पर इंतजार आखिरकार फेसबुक ने क्यों किया और 13 जनवरी को चिट्ठी आखिरकार फेसबुक ने क्यों लिखी। तो पूरा मामला कल जिस तरह से ओपन हाउस है, इससे पहले पूरा मामला गर्मा गया है और टकराहट जो है ओवरऑल डिफरेंशियल प्राइसिंग पर काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। निखिल पावा हमारे साथ मीडिया नामा के। निखिल, अब एक दिन है, मतलब कल के दिन ही ये बातचीत होनी है, खुलकर होनी है, ओपन हाउस होना। उससे पहले जिस तरीके से फेसबुक अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला टीआरएआई के साथ भिड़ गया, इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, टीआरएआई का जो प्रोसेस था, ये तो जाहिर है कि फेसबुक ने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया था। उन्होंने जो पहले आंसर्स भेजे थे टीआरएआई को, वो क्वेश्चंस टीआरएआई के क्वेश्चंस का रिस्पांस नहीं थे। तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है। पहले तो उन्होंने फेसबुक को चांस दिया कि वो यूजर्स को जाके बोलें कि सही रिस्पांस भेजें, और फेसबुक ने वो ठीक से नहीं किया, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो जो टीआरएआई कर रहा है वो बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। तो निखिल, एक बात बताएं यहाँ पर कि जिस तरीके से आज फेसबुक ने टीआरएआई पे बार बार हमला किया, कहा आपने मेरे मेल ब्लॉक कर दिए, आपकी बात मानकर हमने नए जवाब भेजे, आप उसको भी नहीं मान रहे, तो क्या एक फ्रस्ट्रेशन है फेसबुक की तरफ से? उनको लग रहा है कि अब जो उनकी लड़ाई थी फ्री बेसिस के, जिसपे उन्होंने 60 से 100 करोड़ रुपए जो आंकड़ा खर्च किया, वो पूरा पानी में गया, बेकार हो गई, शायद अब उनकी बात इस देश में नहीं मानी जाएगी? नहीं, देखिए, फेसबुक हिस्टोरिकली जिस तरह से काम करता है वो कभी हार नहीं मानता है इन चीजों पे। वो रेगुलेटरी प्रोसेस हो या फिर हिस्टोरिकली उनके प्राइवेसी के मामले में बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, पर उन्होंने हमेशा पुश करते रहा है, हमेशा कोशिश करती रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। वो रेगुलेटर्स से भी भिड़ेंगे, अगर गवर्नमेंट्स होगी तो वो उनसे भी भिड़ेंगे, और वो हमेशा जीत की कोशिश करेंगे। तो निखिल, कल जब इस पे ओपन हाउस होगा तो आपको वहां लगता है क्या होगा? क्या ये तकरार वहां भी नजर आएगी? टीआरएआई पे एक बार फिर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा फेसबुक वहां? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो ओपन हाउस रेगुलेटरी प्रोसेस है वहां पे वो इस मामले पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, पर वहां तो ओपन डिस्कशन होना चाहिए। हर साइड को अपना केस पेश करना चाहिए टीआरएआई के सामने, और ये कि ईमेल्स गई कि नहीं गई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नंबर का गेम नहीं है, ये टीआरएआई ने खुद कहा है। पर ये इसमें ये जरूरी है कि टीआरएआई को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, टीआरएआई को जिससे वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। और जो फेसबुक का जो कैंपेन था उससे टीआरएआई को कुछ काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, तो निखिल, कल ये बड़ा ही एक दिलचस्प ओपन हाउस होने वाला है, जहां पर फ्री बेसिक्स कह ले टीआरएआई और फेसबुक की लड़ाई कह ले, या फिर प्राइसिंग डिफरेंशियल जो टीआरएआई कहता है कि उसका परव्यू, उसका मुद्दा है जिस पर वो सुझाव चाहता है। कल बड़ी बहस होने वाली है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लेकिन हम बता दें कि कल इस ओपन हाउस की हर पल की जानकारी हम आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि सीएनबीसी आवाज लगातार नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में आवाज उठाता रहा है और साथ में नेट की आजादी के लिए मुहिम चलाता रहा है। तो कल भी इस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और यहां पर आवाज एट 9 में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि फोर्ड ने जो नई एंडेवर लॉन्च की है उसकी क्या खासियत है और क्या कीमत रखी। और अब बात करेंगे बजट की तैयारियों की।
अगले महीने पेश होने वाले बजट में सरकार न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को ज्यादा आकर्षक बना सकती है। सीएनबीसी आवास को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सचिवों के समूह ने प्रधानमंत्री से एनपीएस के तहत छूट सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। पूरी खबर के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को लेकर सचिवों के समूह ने क्या सिफारिशें की है और बजट में इन्हें शामिल किए जाने की कितनी उम्मीद लग रही है? सचिवों के समूह ने जो प्रमुख सिफारिश की है वो ये है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत टैक्स छूट की जो सीमा है उसे बढ़ा दी जाए। अभी सेक्शन 80C के अलावा 50,000 रुपए तक निवेश करने पर इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है, लेकिन सचिवों का समूह चाहता है कि इस सीमा को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करें और इसकी प्रक्रिया को और आसान किया जाए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस सिफारिश को बजट में शामिल किए जाने की काफी संभावना है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय न्यू पेंशन स्कीम को लेकर एक और राहत देने पर विचार कर रहा है। वो ये है कि एनपीएस के तहत जमा रकम निकालने पर जो अभी इनकम टैक्स लगता है उस इनकम टैक्स में भी रियायत दी जाए ताकि दूसरे जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं उसके बराबर भी इसमें टैक्स छूट मिलती रहे। तो ये दो बड़ा कदम सरकार न्यू पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए बजट में उठा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। बुधवार को कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं और कैबिनेट ने नई पावर टैरिफ पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी से सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के लिए नियम आसान होंगे और सस्ती बिजली के लिए काम शुरू होगा। सरकार दूर दराज के गांव में माइक्रो ग्रिड से बिजली पहुंचाने का काम करेगी। कोयला खदानों के आसपास रहने वाले लोगों को ज्यादा सस्ती बिजली मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 5,050 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी भी दे दी है। अब महाराष्ट्र में बाजार रात 11 बजे तक गुलजार रहेंगे। राज्य सरकार की नई रिटेल पॉलिसी में दुकानों को सुबह 5 से लेकर रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी गई है। राज्य सरकार के इस कदम पर क्या सोचते हैं मुंबई का जायजा लिया हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने। हम लोग तो अराउंड 8 o'clock 9 o'clock फ्री होते हैं प्लस द ट्रैफिक, तो अगर 11 o'clock तक खुले तो हम और शॉपिंग करेंगे। तो मुझे किसी का बर्थडे एकदम से याद आता है, मुझे गिफ्ट खरीदना, कुछ भी खरीदना, उस हिसाब से हाँ। सी यू कैन सी आवर डायरीज, आवर फोन्स, वी आर काम कर रहे हैं अभी। 6 बजे के बाद मजा आएगा। इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल आसान और कन्वीनियंट हो जाएगा लोगों के लिए। खुला रहेगा तो बेटर ही रहेगा। जिसको आना है वो आ सकता है मॉल, जिसको नहीं आना है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का सब काम होने के बाद 9 बजे के बाद निकलना बहुत ही अच्छी आसानी बात है, इसलिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी हाँ, सिर्फ मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र के शॉपर्स की तो लॉटरी निकल पड़ी है, क्योंकि राज्य सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब दुकानें 11 बजे रात तक खोली जा सकेंगी। सरकार का इरादा इसके जरिए रिटेल सेक्टर को बढ़ावा देने और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने का है। रिटेलर्स सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस जो मिलता है हम लोग को आफ्टर 7 मिलता है, 7 to 10। अगर ये 12 o'clock तक होगा तो कस्टमर कन्वीनियंस से ऑफिस से घर आके बाय कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को ज्यादा बूस्ट मिलेगा सेल में। जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग पॉपुलर हो रहा है डे बाय डे, तो एक ही अच्छा कदम होगा कि ज्यादा देर तक शोरूम खुले रहेंगे तो वॉक इन क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकेंगे। नई पॉलिसी में रिटेल शॉप्स के लिए और भी बेनिफिट देने का प्रस्ताव है। मसलन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए वो सारे परमिशंस ऑनलाइन ले पाएंगे। श्रम कानून भी आसान किए जाएंगे ताकि रिटेलर्स पार्ट टाइम कर्मचारियों को रख सकें। महिलाएं भी रिटेल शॉप्स में अब 10 बजे रात तक काम कर पाएंगी। यही नहीं, शॉपिंग सेंटर्स को 50% ज्यादा एफएसआई मिलेगा और पार्किंग की जगह को एफएसआई से बाहर किया जाएगा। हालांकि छोटे दुकानदारों का कहना है कि इन प्रस्तावों से सिर्फ मॉल्स को फायदा होगा। सबसे बड़ी समस्या हमारी है लोन नहीं मिलती हमें अच्छे दर पे। हमारे को इंस्पेक्टर राज और करप्शन ऑफ लेबर्स परेशान करते हैं, लेबर लॉस बहुत परेशानी वाले हैं। और दूसरा, हमें जो जगह हमें चाहिए, एक्स्ट्रा एफएसआई चाहिए, पार्किंग एरिया चाहिए, ये सारा रिटेल पॉलिसी में है, लेकिन हमें छोटे दुकानदारों को ये नहीं मिलेगा। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी तरफ से पॉलिसी में कुछ और मांग जोड़े जाने का सुझाव सरकार को दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि उसके सुझाव न माने जाने पर वो इसका विरोध करेंगे। महाराष्ट्र सरकार इस पॉलिसी का ऐलान फरवरी में करने वाली है। राधिका कुमार, मुंबई।
फॉर्च्यूनर और सेंटा फे जैसी एसयूवीज को कड़ी टक्कर देने के लिए फोर्ड ने अपनी नई एंडेवर को लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत 24,75,000 से 29 लाख रुपए के बीच है। नई एंडेवर पहले के मुकाबले ज्यादा मस्कुलर, डायनामिक और पावरफुल इंजन के साथ आई है। कंपनी इसमें 2 इंजन ऑप्शन दे रही है। पहला 160 बीएचपी पावर देने वाला 2.2 लीटर का डीजल इंजन और दूसरा 200 बीएचपी पावर देने वाला 3.2 लीटर का डीजल इंजन। इधर टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V और टीवीएस विक्टर की आज बाजार में लॉन्च किए गए। 2007 में बंद होने के बाद टीवीएस विक्टर भारतीय बाजार में एक बार फिर से एंट्री कर रही है। टीवीएस विक्टर 2 मॉडल्स में मिलेगी और इसकी कीमत होगी करीब 50,000 रुपए से 51,490 रुपए के बीच। इस बाइक में 110 सीसी का इंजन दिया गया है। अब बात करें टीवीएस अपाचे आरटीआर की, तो इस बाइक पर भी बाजार की नजर टिकी हुई थी। कंपनी का दावा है कि ये बाइक महज 3.9 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी। इस बाइक की कीमत 90,000 से 1,15,000 रुपए के बीच है। देश में प्राइवेट सैटेलाइट मीडिया के जनक माने जाने वाले मीडिया मुगल और एसएल ग्रुप के प्रमोटर सुभाष चंद्रा की आत्मकथा का आज प्रधानमंत्री ने विमोचन किया। 7RCR में इस किताब का विमोचन किया गया। जेड फैक्टर, रॉन्ग मैन एट राइट टाइम नाम से लिखी गई इस किताब में सुभाष चंद्रा ने अपनी कई अनकही कहानियों को कलमबद्ध किया है। सुभाष चंद्रा ने बताया कि वो आज जिस मुकाम पर खड़े हैं उसके पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी है। अब देखिए, किताब पढ़ेंगे तो आपको उसके मायने लगेंगे। बहुत जगह में आपको लगेगा कि भाई या तो ये आदमी फेल होगा यहाँ, या लोग स्वीकार नहीं करेंगे इसको। इस तरह की चीजें आएंगी, आपको दिखेगा, उसमें किताब में पता लगेगा। काफी पहलू हैं इसके अंदर। जैसे कि मेरे संबंध स्वर्गीय राजीव गांधी जी से पहले जग जाहिर नहीं थे, जो कि मैंने आज पहली बार इस किताब में जाहिर किया। स्विस वॉच ब्रांड टिसो ने आज महिलाओं के लिए स्पेशल क्लासिक वॉच रेंज बाजार में उतारे। इन घड़ियों की कीमत करीब 42,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक है। दिल्ली में इस रेंज को लोगों के सामने पेश किया। कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण ने। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका ने इस मौके पर बताया कि वो अपने ब्रांड चुनते वक्त उतनी ही सावधानी बरतती है जितनी फिल्में चुनते वक्त। Tissot is definitely on top of the list for me because it's a brand that I've been associated with for almost, I think, 7 or 8 years now. And so I think somewhere they had a lot of faith in me even before I became an actor. I was signed on जब मैं model थी, तब से मैं इस brand को endorse कर रही हूँ. So somewhere I have a sweet spot, I have a soft spot for Tissot. And whenever जब भी हम एक नया brand watch जब हम लॉन्च करते हैं, we try and make it as special as possible. और आवाज हिट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।